आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची लगातार जारी है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार 5 जुलाई से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इसका फैसला प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हुड्डा, प्रभारी शकील अहमद समेत कई और नेता मौजूद थे। हरियाणा में नेतृत्व बदलने का और विधानसभा चुनाव किसी और नेता के नाम पर लड़ने का कोई भी मामला पार्टी हाईकमान के विचाराधीन नहीं है, ये कहना है प्रभारी शकील अहमद का। उन्होंने साफ किया कि विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। उनका कहना है कि जल्द ही विरोधियों को मनवा लिया जाएगा। वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले वो प्रधानमंत्री को मौनी बाबा कहते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब वो खुद मौन धारण करके बैठे हैं। चुनाव प्रचारों में उसके पहले कहते थे कि कमजोरी बॉर्डर पे नहीं है, कमजोरी दिल्ली में बैठे हुए लोगों के दिमाग में है। आज भी वही बात कहनी चाहिए कि कमजोरी दिल्ली में बैठे हुए लोगों के दिमाग में है। और चुनाव में कहते थे कि इन सब बातों को डील करने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। मैंने कल ट्वीट किया, सारे आज काफ़ी अखबारों में है देश के, कि भैया 56 इंच छाती वाले को देश की जनता खोज रही है। क्या 56 इंच की छाती 5.6 इंच की छाती हो गई एक ही 1.5 महीने में, सवा महीने में? वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है, राजनीतिक विचारधारा अलग होने के कारण मतभेद जरूर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जुलाई को आने वाले आम बजट के बाद कभी भी विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जाएगा। ऐसा प्रोजेक्शन आ गया, लोगों के दिमाग में आ गया कि उनके पास जादू की छड़ी है और वो आते ही सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो ऐसा ये है, लेकिन जो फैसले हैं आपके सामने हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि अभी तो बजट आना है, पहला बजट आएगा, उससे पहले ये है, तो जो आशा थी वो निराशा में बदलती जा रही है। पार्टी अध्यक्ष अशोक तंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अशोक तंवर ने कहा कि बैठक में पिछले महीने हुई कार्यकर्ता सम्मेलन पर चर्चा की गई। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। पिछले महीने हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत 2,14,000 कार्यकर्ताओं का डाटाबेस तैयार किया गया है। वहीं जल्द ही मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू कर दी जाएगी। 5 जुलाई से 12 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन और रैलियां कर सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। रिव्यू मीटिंग थी हमारे, जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुए उसकी, साथ साथ विधानसभा अभी स्तर पे किस तरीके के आने वाले समय में प्रोग्राम लेने चाहिए उसको लेकर के चर्चा हुई। मेंबरशिप ड्राइव हमारी 31 दिसंबर 2014 तक मेंबरशिप होनी है और 2015 में संगठन के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई। जो साथी हमारे चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उसको लेकर के हमारे फॉर्म की तारीख 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। उनका सभी साथियों को हमने कहा है, हाँ, 5 से लेकर के 20 जुलाई। प्रदेश कांग्रेस की आज हुई बैठक में एक बार फिर गुटबाजी चरम पर दिखाई दी, लेकिन हर रोज पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने वाला कोई भी नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है, जिसके चलते बैठकों का दौर जारी है। बहरहाल आज की हुई अहम बैठक में हुड्डा विरोधी माने जाने वालों की गैर मौजूदगी में यही इशारा करती है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में लोकसभा चुनावों में दिखे मतभेद को दोहराया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं दिल्ली में चौधरी वीरेंद्र सिंह आंदोलनरत कंप्यूटर टीचरों से मिले। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे इस मसले पर चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखेंगे। बढ़ती महंगाई पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार दोषी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण महंगाई बढ़ रही है। वीरेंद्र ने माना कि हमारी सरकार के समय भी यह समस्या थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों पर जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने की बड़ी जिम्मेदारी है।
इनेलो के युवा सांसद दुष्यंत चौटाला ने लाडवा के गांव उमरी में इनेलो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दुष्यंत ने अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समर्थन किया। चौटाला ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के साथ बातचीत भी की थी। दुष्यंत ने कहा कि अमृतसर एसजीपीसी और हरियाणा कमेटी को इस बारे में बातचीत के जरिए आपसी सहमति से कायम करके यह मसला सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। दुष्यंत ने कहा कि इनेलो भी हरियाणा के सिखों के लिए अलग कमेटी के पक्ष में है। दुष्यंत ने कहा कि जब सरकार अलग है तो कमेटियां भी अलग होनी चाहिए। अनिल विज ने डे एंड नाइट न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि आरोप पत्र कमेटी ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें लोगों से उनकी शिकायत पूछकर आगे जांच की जाएगी। वहीं उन्होंने गठबंधन पर कहा कि अब भाजपा के साथ गठबंधन में वो बात नहीं रह गई है। बीजेपी नेता अनिल विज आज हमारे साथ हैं। विज, जैसे कि जिस तरह से आज की प्रेस वार्ता की है, एक आरोप पत्र में आपने लॉन्च की है वेबसाइट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की वेबसाइट लॉन्च। देखिए, हमने हरियाणा की जो सरकार है पिछले 10 वर्षों में जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो लोगों को पीड़ित किया गया है, उन सारों के मामले में एक आरोप पत्र तैयार करने का निर्णय लिया। उसके बारे में एक हमारी बाकायदा समिति बनाई गई है, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया और वीर कुमार यादव जी को उसका सचिव बनाया गया। हमने अपने स्तर पर काफ़ी जानकारी एकत्रित की है, लेकिन हमने ऐसा महसूस किया कि लोगों के पास भी बहुत सारी जानकारी है जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जहाँ अन्य साधनों से उपलब्ध करा रखी है। तो हमने एक वेबसाइट आज लॉन्च की है www.bjpchargesheet.com। उसके ऊपर वो अपनी जानकारी भरकर भेज सकते हैं। हम जांच कराएंगे, अगर तथ्य सही पाएंगे तो हम उनको अपनी चार्जशीट में शामिल करेंगे। और हम हरियाणा के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो जो केस हमारे पास आएंगे उनमें जो भी दोषी होंगे उनको सज़ा दिलाएंगे, और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको हम इंसाफ दिलाएंगे। जी, जिस तरह से भाजपा हज का गठबंधन की बात की जाए, समय बहुत कम है, विधानसभा चुनाव सर पर हैं, जिस तरह से आपने बयान दिया कि दुकान जो माल था वो खाली निकला, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब हमने समझौता किया था और उस समझौते के तहत विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने को हमें लीड करना था, मुख्यमंत्री पद के तौर पर उसको हमने प्रोजेक्ट करना था। लेकिन ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस सुनामी में देश में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का किसी ने दामन थामा, वो पार्टी तर गई। लेकिन ये हमारा गठबंधन पार्टनर अपनी सीट भी हार गया, इसका दूसरा सांसद भी हार गया जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और 18 विधानसभा सेगमेंट में से 11 विधानसभा सेगमेंट में इसकी हार हुई है। इसलिए हम इस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हुए। विचार की प्रक्रिया हमारी जारी है और जल्दी ही हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इसके बारे में फैसला दे देगा। अब क्या कहते हैं, आपके कहाँ तक सहमत है, रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि आपने बोला कि ये डिफरेंट विचार लोगों ने व्यक्त किए हैं और वो सारे विचारों से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। अब अंतिम फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व ने लेना। तो जी, ये क्या और ओवर कॉन्फिडेंस माने भाजपा का या नहीं? नहीं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते। ओवर कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं जो आंकड़ों पर आधारित ना हो। हमें इस लोकसभा चुनाव में 72 में से 52 विधानसभा सेगमेंट में हम विजयी रहे हैं, 11 में हम दूसरे स्थान पर रहे हैं, हमें लगभग 44% वोट शेयर मिला है। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ कहेंगे, इसको तो वास्तविकता कहेंगे और हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से महंगाई दर पर दर बढ़ती जा रही है, मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले की बात की जा रही थी, तो अब लेकिन लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, उसमें क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अभी जो कुछ हो रहा है, ये जो कांग्रेस के पिछले बजट पेश किए गए हैं, क्योंकि सारे आमदन और खर्चे पिछले बजट के हिसाब से हो रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का बजट प्रस्तुत होने के बाद खुशहाली और अच्छे दिनों का एहसास इस हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग करेंगे। विधानसभा चुनावों में जिस तरह से तैयारियां तारी हैं, लोगों को अभी नाम कर दिए हैं इशू या नहीं? अभी नहीं, हमने सारा विचार कर लिया है और करते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। जैसे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा इस गठबंधन के मामले में फैसला कर देगा तो हम बड़ी जल्दी नाम भी घोषित अनाउंस कर देंगे।
बिल्कुल, जिस तरह से अनिल विज का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जो है कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया है और उसी के लिए वेबसाइट भी लॉन्च करी है। भाजपा का यही रहेगा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जो है भ्रष्टाचार या जमीन घोटाले या जिस तरह से उन्होंने भाजपा ने आरोप लगाया उसको बिल्कुल सामने लोगों के लाना है और उसी के चलते या जिस तरह की जागरूक अभियान जो है चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। 25 जून से शिक्षा सदन के सामने अपनी लंबित मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हरियाणा राज्य कंप्यूटर लैब सहायक संघ सड़क पर भीख मांगकर अपना रोष जता चुका है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगाए। लैब सहायक संघ सेक्टर 5 में स्थित शिक्षा सदन के बाहर चौक के पास भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। उनसे पूछते हैं ऐसी क्या स्थिति आ गई कि यहाँ पे आज आप भीख मांगने लगे हैं, सड़कों पर आप उतर आए हैं, क्या बात है? आप हमें बताएंगे क्या आपकी मजबूरी है और क्या मांगे हैं आपकी जो आप आज भीख मांगने लगे हैं यहाँ पे? आज पूरे प्रदेश भर के जो लैब सहायक हैं वो 25 जून से लगातार यहाँ आज 7वां दिन हो चुका है और शिक्षा सदन के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई ऐसी पेशकश नहीं आई जिससे मतलब ये भूखे बैठे पैसे दिन रात मतलब यहाँ बैठे हैं, लेकिन किसी तरह के कोई मतलब इनके लिए कोई बातचीत सुनने के लिए नहीं आया। हमारी मांगे आज ये जो लैब सहायक है जो पिछले 26 महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो निजी कंपनियों के माध्यम से लैब सहायक लगाए गए हैं उनको 26 महीनों का वेतन दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि लैब सहायकों को नीति बनाकर विभाग के अंदर समायोजित करे। और तीसरी मुख्य मांग हमारी है कि लैब सहायकों को न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये लागू किया जाए। जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी हमें बेशक अपना बलिदान देना पड़े, हम अपना बलिदान देंगे और अपनी मांगों को जायज़ को ठहराते हुए हम अपना अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रखेंगे। जी 25 जून से आप आमरण अनशन पर हैं, आप किस किस से मिले हैं? अभी तक किसी से आपकी बातचीत हुई है यहाँ पर बैठने से पहले? डायरेक्टर सर से हमारी हुई है, उन्होंने शुक्रवार तक का मतलब हमें आश्वासन दिया भाई शुक्रवार तक आपकी जायज मांगों मान लिया जाएगा। क्या लगता है आपको आपकी मांगे मानी जाएंगी? नहीं मैडम, ऐसा आश्वासन हमें कई बार दिया जा चुका है। पिछले भाई हम 17 दिन यहाँ बैठे थे तब भी आश्वासन दिया गया था और 25 दिन फिर बैठे थे, सीएम से मिले थे तो हमारे आश्वासन दिया जा चुका, अब तक मांगे नहीं पूरी। आज आपको मजबूर होना पड़ा है, भीख मांगने के लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ा है। अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं और हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करें मैडम, 26 महीनों से वेतन नहीं मिला और घर के धक्के मार के बाहर लेकर आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं देता। और क्या करें, भीख तो मांगनी पड़ेगी ना हमको। हमें मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हमारी मांगों को मान ले और हमें 26 महीनों का वेतन दिया जाए और हमें एक उसके थ्रू हमें समावेश किया जाए विभाग के अंदर। हरियाणा को काफ़ी ज़्यादा समृद्ध माना जाता है, ऐसे में जैसी आपकी स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है किस तरह से स्थितियाँ बनी हुई है हरियाणा को नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन हमारी नज़रों में वो 0 है। सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए। कहाँ से लाएं हम इतना पैसा? क्या हमारा घर का हम रोटी नहीं खाते क्या? बच्चों को कुछ ना खिलाएं, उनको भूखा मार दे, हम भूखे मर जाएं क्या? ये हरियाणा सरकार है क्या हमारी? है ये 0 है ना हमारी नज़र में। तो हरियाणा नंबर 1 कहाँ से आ गया है? जो ये लोग बोलते हैं वो आके देखें आज सड़कों पे, हमें देखें, उनको पता चले कि हमारा ये हरियाणा कितना समृद्ध है। तो ये है कंप्यूटर राजकीय लैब सहायक संघ जो आज यहाँ पर सड़कों पर भीख मांगने पर आतुर हुई है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इनकी मांगे जायज़ है और अगर हैं तो सरकार इनकी मांगों को अनदेखा क्यों कर रहा है? कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, पंचकूला। ज्योति हत्या केस मामले में सीएफएसएल चंडीगढ़ की टीम ने अपनी रिपोर्ट पंचकूला कोर्ट में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में मामले के आरोपी राम कुमार के दस्तखत के साथ साथ खून के सैंपल भी मैच होने की बात कही गई है, लेकिन सीट कवर और बॉलों के सैंपल मैच नहीं हो पाए हैं। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय की गई है।
पंजाब यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट को सहयोग करने के उद्देश्य से बनाए गए हेल्प डेस्क पर मंगलवार को दो छात्र संगठनों के बीच जमकर खून खराबा हुआ। हेल्प डेस्क पर किसी बात को लेकर पूसू और सोई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि वे मारपीट पर उतर आए। लाठियों और बोतलों से एक दूसरे पर हमले किए गए। माहौल बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया, लेकिन कार्यकर्ता इतने उग्र थे कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला कर दिया। इस घटना में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जितेंद्र गिरवाल बुरी तरीके से जख्मी हो गए। करीब आधा दर्जन स्टूडेंट्स को भी काफी चोटें आई हैं। पानीपत के गांव सिठाना के पास मौजूद यमुना लिंक नहर के पास घूमने गए एक बी फार्मेसी के छात्र को बाइक सवार 3 युवकों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद युवक घायल छात्र से उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। परिजन और आसपास के लोग घायल हालत में युवक को लेकर पानीपत सामान्य अस्पताल पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए युवक को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि नहर के पास घूम रहे कुलदीप के मोबाइल पर बाइक सवार आरोपियों की नजर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने देसी पिस्तौल दिखाकर मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन जब कुलदीप ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवकों ने उसे गोली से भून दिया। ये कुलदीप लड़का है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो यहाँ का अपने घर आया हुआ था, तो हमारे यहाँ नदी है, मान लो उसके पास घूमने गया हुआ था, पास में ही है। तो मोबाइल छीनने के उसमें 3 बंदे, मतलब एक ही बाइक पे आए, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, और पीछे से उन्होंने इसके कट्टा लगाया। तो मोबाइल जैसे छीनने लगे तो हाथापाई हुई, तो हाथापाई में उन्होंने गोली इसके कंधे पे लग मारे। हमारे पास एक कुलदीप नाम का पेशेंट आया था, एलेज हिस्ट्री थी फायर आर्म की। हमने उसके एक्सरे कराए, सर्जन ऑन कॉल अर्जेंटली बुलाए थे। बुलाने का ट्रीटमेंट जस्ट बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हमने कर दी है। ही नीड्स ऑपरेशन, अर्जेंट ऑपरेशन। उसके लिए हमने कानपुर के लिए रेफ़र कराया, साथ में रोहतक के लिए भी रेफ़र कर दिया। कुलदीप सन्नौ सुरेश, गांव सिठाना, गोली लगी है, रेफर कर दिया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अधूरे पड़े फ्लाईओवर निर्माण कार्यों के चलते हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। करनाल जीटी रोड बस्ताड़ा गांव के पास हरियाणा रोडवेज की बस पिलर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि बस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हो गया। बस चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी। बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें लगी हैं, वहीं कुछ अन्य यात्रियों को छोटी मोटी चोटें आई हैं। 6 घायलों का इलाज करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। ये हुआ जी, करनाल निकल के जो यहाँ टोल टैक्स लगाए थे उसमें। तो ये बस सरकारी थी या प्राइवेट थी? सरकारी बस थी जी, उसने जानबूझ के गाड़ी 100 से ऊपर भगा रखी थी, उसमें मार दी पिलर में। इसमें तो केवल ड्राइवर की गलती है जनाब कि अगर जो उसको पता है कि अगर जो यहाँ से निकलते हैं अप डाउन करके, तो यहाँ स्लो कर देनी चाहिए गाड़ी को, रफ्तार धीमी कर देनी चाहिए। काफी तेज चला रखी थी गाड़ी? हाँ, गाड़ी तेज थी, तभी तो ये एक्सीडेंट हुआ सर जी। ये बस्ताड़ा टोल टैक्स के पास बताया गया है, रोडवेज की बस थी जीटी रोड पे। सुबह 7:50 के आसपास एक्सीडेंट हुआ और रोडवेज नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस लेके आई है। तो कुछ मरीजों के फ्रैक्चर हैं, 2 मरीज के, और एक मरीज के सिर में चोट है, उसका सीटी स्कैन हो गया है, इलाज चल रहा है सब। मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में आज गोहाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन समता चौक पर मोदी का पुतला फूंका और बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के रेट को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता को बहलाकर वोट हासिल किए और कहा था कि मोदी सरकार आते ही महंगाई घटाने का काम किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद वह इन चीज़ों को भूल गए हैं।
हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।